गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीपीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं अपना 11th क्लास का टॉपिक। जो भी बच्चे 10th पास करके 11th में आए हैं उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि मैथ लेनी है या बायो लेनी है। दिमाग में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आया होगा। तो कई स्टूडेंट ने सोचा होगा अपन परसेंटेज देख के मैथ या बायो लेंगे। तो आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, मैथ लो या बायो लो, परसेंट को देख के अगर आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो ऐसा आप मत करना। बायो या मैथ की जब अपन बात करते हैं तो आप अगर सब्जेक्ट ले रहे हो तो वो अपने इंटरेस्ट से ले कि अगर आपको मैथ अच्छा समझ में आता है तो मैथ ले, या बायो में इंटरेस्ट है तो बायो ले। ये तो बात हुई अपने इंटरेस्ट की। अब अगर मैं बात करूं कि मैथ और बायो, इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप 12th पास करने के बाद में क्या क्या कर सकते हो। अगर इस चीज़ का पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ पाओगे और आपके जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो मैथ या बायोलॉजी, उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। इस चीज़ के बारे में कि आप मैथ या बायो से 12th के बाद में क्या क्या कर सकते हो, मैं एक वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा जो आपको मिल जाएगा। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मैथ लेंगे तो आगे क्या स्कोप है, बायो लेंगे आगे क्या स्कोप है। आज अपन बात करने वाले हैं अपने 11th क्लास बायोलॉजी के अंदर कि जो फाउंडेशन है 11th क्लास के अंदर बायोलॉजी जो अपना सब्जेक्ट है उसका जो फाउंडेशन है उसकी अपन बात करेंगे। बात करिए फाउंडेशन की। फाउंडेशन क्या होता है? आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, छोटी क्लास में आपने ABCD सीखा। आपको जब ABCD आया तभी आप इंग्लिश में बुक पढ़ पाए। ऐसे आप हिंदी के अंदर आप क्या गढ़ है, बार गढ़ी है, इन चीज़ों को जब आप पढ़ा आपने तब आपने हिंदी की बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। तो फाउंडेशन क्या था आपका? वो छोटी चीज़ें आपकी फाउंडेशन थी जो आगे जाके आपके काम आई है। 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर काम आएगी आपके। समझ गए बात को? उसी प्रकार आज अपने बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी के अंदर जो फाउंडेशन है वो अगर आप नहीं समझोगे तो आपको बायोलॉजी बिल्कुल भी आगे समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको बहुत स्लो धीरे धीरे सब कुछ एक एक चीज क्लियर कर जाऊंगा, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। तो फाउंडेशन की अगर बात करें कि बायोलॉजी के अंदर फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर फाउंडेशन क्या है? सेल। क्या है? सेल। सेल मतलब कोशिका। आपने 9th 10th में ये वर्ड सुने भी होंगे। कोशिका या सेल जो होती है वो बायोलॉजी का फाउंडेशन है, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब क्या है? जीव विज्ञान। जीवों की विज्ञान क्या है? बायोलॉजी है। अब जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी आपने आज तक जो पढ़ा है बायोलॉजी के अंदर वो आपने एक साथ पढ़ा है। विज्ञान के अंदर आपने 10th में आपके 4 चैप्टर आए थे, 4 फिजिक्स के थे, 4 केमिस्ट्री के थे। लेकिन आप यहां जब आओगे 11th क्लास में तो आपकी जो बायोलॉजी यहां 2 में डिवाइड हो जाएगी। वो एक होगी जूलॉजी और एक होगी बॉटनी। तो यहां आगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। अगर अपन जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के अंदर आप किस चीजों का अध्ययन करोगे? एनिमल्स जितने भी हैं, यानी जंतु जितने भी हैं उन सब का अध्ययन आप किस में करोगे? जूलॉजी के अंदर करोगे। और जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का अध्ययन आप किस में करोगे? बॉटनी के अंदर करोगे। समझ गए? तो बायोलॉजी यहाँ आके 2 में डिवाइड हो जाएगी, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। जूलॉजी में आप जितने भी जंतु हैं उनके बारे में पढ़ोगे और बॉटनी में आप जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे। ये तो बात होगी बायोलॉजी की। आज अपन बात किसकी कर रहे हैं? सेल या कोशिका की बात कर रहे हैं। तो सेल या कोशिका है उसको समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जितने भी पृथ्वी पर जीव है, आज अपने आसपास देखते हो जानवर, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है, जंगलों में से हाथी है, लोमड़ी है, जितने भी जानवर इस धरती पर है, या पादप की बात करूं, जितने भी पेड़ पौधे अपन देख रहे हैं चारों ओर अपने, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित जीव है ये सारे के सारे। अगर मैं पेड़ पौधे की बात करूं तो वो भी क्या है? जीव है। अगर बात करूं जंतुओं की वो भी क्या है? जीव है। अपन खुद भी क्या है? जीव है। तो जितने भी जीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीव हैं उन सब में क्या होती है? कोशिका होती है। अगर कोशिका नहीं है तो वो जीव नहीं कहलाएगा। यानी कोशिका है मतलब वो क्या है? जीव है। अगर मैं अपनी बात करूं, अपना जो शरीर है वो पूरा किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आपने 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जो मानव शरीर होता है
मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है। आपका जो सेकंड चैप्टर था 10th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा भी था कि मानव का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर से अगर स्टार्ट करें अपन, ऊपर क्या है, 2 आंख है, 1 नाक है, मुंह है, 2 कान है, गर्दन हो गई, नीचे आए अपने वक्ष छाती हो गई, उसके बाद नीचे गए अपन तो पैर हाथ, ये सब क्या है, अंग हैं अपने। अब अगर अंदर की बात करूँ तो अंदर आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, ये सारे तंत्र भी क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी बॉडी होती है, जो भी शरीर होता है, जीवित शरीर, वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। सारे काम उसके कोशिकाएं करती है। जैसे अपन खाना खा रहे, उस खाने का पाचन हो रहा है और फिर वो उत्सर्जन से बाहर निकलता है। तो पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों ने काम किया ना, वो दोनों किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। तो जितने भी जीव हैं उनमें जो भी सिस्टम है, जो भी तंत्र है, वो भी किससे मिलकर बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि जो कोशिका होती है, चाहे बात करो लिविंग में तो सब में होगी कोशिका, लेकिन कुछ एक नॉन लिविंग में भी होती है। ये अपन बात करेंगे, आपके चैप्टर आएंगे उनके अंदर अपन बात करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि जो भी कोशिका है या सेल है वो किस में पाई जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जीवित जीव होगा उसके अंदर हमेशा कोशिका प्रेजेंट होगी। अब आप एक लाइन पढ़ते आए हो छोटी क्लासों से, क्या लाइन पढ़ते आए हो कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये लाइन आप पढ़ते हो छोटे क्लासों से कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। समझ गए बात को? मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीव हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। जो भी जीव होगा उस सब के अंदर कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब 2 वर्ड आपके पास में यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्या दिखाई दे रहा है, संरचनात्मक, फिर उसके बाद में क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब क्या है, किसी भी जीव की बात करो, चाहे मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो अपनी बॉडी की जो संरचना है वो किसके कारण बनी है, कोशिका के कारण। और अपनी बॉडी के अंदर जो सारे काम हो रहे हैं वो किसकी वजह से, वो भी कोशिका की वजह से। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, आप 12th क्लास का जो आपका बुक है उसके अंदर आप 21वां चैप्टर पढ़ोगे त्वचा का, उसमें सिर्फ त्वचा के बारे में बताया गया है। तो वहां पर भी आप पढ़ोगे जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर सारा सिस्टम बना होता है। तो अगर मैं बात करूं अपने शरीर का, तो अंदर जो भी अपने सिस्टम है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर ऊपर अपने त्वचा का जो आवरण है, ये त्वचा का आवरण, ये किसका मिलकर बना होता है, ये भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा काट के सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो आपको बहुत सारी कोशिकाएं नजर आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जीव हैं, चाहे मैं अपनी बात करूं, वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से। यानी संरचना भी कोशिका बना रही है जीवों की, और जो अंदर काम हो रहा है सारा का सारा, वो काम भी किसकी वजह से हो रहा है, कोशिका की वजह से। इसलिए बोला जाता है कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। समझ गए बात को? अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज आप याद रखना, आप बोलोगे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव है, ठीक है, कोई भी जीवित जीव है, तो कोशिका क्या है, कोशिका क्या है। आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि कोशिका क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, ये थोड़ी बोलोगे, ये तो सजीव के बारे में बताया कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका है। मैं ये कह रहा हूं कि कोशिका क्या है। अगर कोई ये पूछे आपको, तब आप क्या जवाब दोगे उसको कि कोशिका क्या है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, और इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट भी कर लेना। कहीं नहीं लिखी हुई ये बात, समझ गए, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अगर कोई पूछे कोशिका क्या है, जैसे मैं मान लेता हूं ये कोशिका, मान लेता हूं, अभी मैंने क्या किया, मान लेता हूं, माना है मैंने अभी इसको, ठीक है ना। तो आपको पता है कि कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है ना, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कोशिका क्या है, यानी आप कोशिका किसको बोलोगे, तब आपको क्या याद रखना है, वो चीज आपको ध्यान में
रखनी है। समझ गए बात को? तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, क्या लिखा है मैंने यहां पर? ये सबसे पहली चीज सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या लिखी है? न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। ठीक है। अब जो न्यूक्लियस या जो केंद्रक है, इसके अंदर क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवांशिक पदार्थ। समझ गए बात? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ है। समझ गए बात को? यहां पर जो न्यूक्लियस या केंद्रक है, ये क्या करता है? जो भी आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल है, अगर आप ध्यान से देखो, इसकी कवरिंग कर रहा है ये, तो यानी केवल कवरिंग का काम करता है। यानी कवरिंग जो कर रहा है उसको क्या बोल दिया आपने? न्यूक्लियस बोल दिया। किसकी कवरिंग कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ की जो कवरिंग करता है उसको क्या बोल दिया आपने? केंद्रक या न्यूक्लियस बोल दिया आपने। और ये आपने क्या बोला इसको? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब अपने को पता, अपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ईआर है, गोल्जी काय है। तो सारे कोशिकांग जो हैं, इन कोशिकांग को आइसोलेट, मतलब अलग करने का काम। जैसे मान लो एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये, तो इन दोनों के कोशिकांग आपस में मिक्स नहीं हो जाए, है ना? इसके लिए यहां पर क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की अगर मैं बात करूं, क्या काम करती है? आइसोलेशन का। क्या काम करती है? आइसोलेशन का, यानी अलग रखती है, इसको अलग रखती है दूसरे से, कि दूसरे में मिक्स ना हो जाए। समझ गए बात को? पहला मैंने बताया आपको क्या? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? जेनेटिक मटेरियल बोल दो या न्यूक्लियस बोल दो। ठीक है। तीसरी बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है? राइबोसोम। क्या याद रखनी है? राइबोसोम। कोशिका के जितने भी काम होंगे, कोई भी काम मान लो, वो किससे होंगे? राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और सारे काम बॉडी किससे होते हैं? प्रोटीन से होते हैं। तो अब मैंने जो आपको बताया और जो आपको याद रखना है वो क्या है कि अगर कोई आपसे पूछे कोशिका क्या है, जैसे आपके सामने रख दिया ये क्या है, ठीक है, आप सबसे पहले तीन चीजें नोट करोगे। सबसे पहली चीज उसमें क्या है? अगर सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, दूसरा उसमें न्यूक्लियस है, तीसरा उसमें राइबोसोम है। अगर ये तीन चीजें आपको दिखाई दे तो मतलब आप क्या बोल दोगे? कोशिका है। क्या बोल दोगे? कोशिका है। तो कोशिका की अगर बात करूं मैं, सबसे पहले आपको पूछे कोशिका क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और राइबोसोम हो। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है किसी के अंदर तो वो क्या है? वो कोशिका है। समझ गए ना बात को? अब देखो यहां पर एक वर्ड है आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। दरअसल जो जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ है वो है क्या? ठीक है। अपन क्या बोलते हैं कि क्या होता है अपने में? डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। समझ गए? इंग्लिश में बात करूं तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है। तो ये डीएनए के अंदर क्या होता है? मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, ATCG लिखा है ना? क्या है ये? देखना इसको। ये नाम सुना है क्या आपने?
नाइट्रोजन क्षार। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्या, प्यूरीन, क्या होता है, प्यूरीन, और दूसरा होता है क्या, पिरिमिडीन। क्या होता है, पिरिमिडीन। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन समझ गए। प्यूरीन होते हैं दो, एडेनिन और गवानीन। पिरिमिडीन होते तीन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्या बोला मैंने, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। पूरा लिख देता हूं, एडेनिन और गवानीन, यहां पर साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अगर आपके दिमाग में ये पांचों हैं, पांचों क्या है, ये नाइट्रोजनी क्षार है। प्यूरीन और पिरिमिडीन दो प्रकार के क्या हैं, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन बेस है प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन होते हैं दो, एडेनिन और गवानीन, जबकि पिरिमिड होते हैं तीन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब अगर आपको पूछे डीएनए और आरएनए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यहां पर राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी हट जाता है, समझ गए। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक मतलब डीएनए और राइबोन्यूक्लिक मतलब आरएनए। अगर मैं बात करूं डीएनए, तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार होंगे, तब आपको याद रखना है एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर ये चार हैं मतलब क्या, वो डीएनए। और अगर एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाए, यूरेसिल आ जाए, तब वो क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आरएनए होता है, उस आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां मैंने एक क्वेश्चन और बता दिए आपको, जो आपके आगे काम में आएगा। क्या क्वेश्चन बताया मैंने कि डीएनए और आरएनए जब आप पढ़ते हो तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए का क्या मतलब होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये तो मतलब की बात हो गई। अब जो डीएनए होता है उसमें चार नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमिन, डीएनए में चार हो गए। आरएनए में क्या होगा, जो थाइमिन होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, थाइमिन हट जाता है। बाकी तीन सेम है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन की जगह जो डीएनए में थाइमिन था उसकी जगह आरएनए में क्या आ गया है, यूरेसिल। इतना ही फर्क होता है डीएनए और आरएनए के, जो नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके अंदर। तो मैं यहाँ ये आपको इसलिए समझाया कि आपकी दिक्कत नहीं हो, क्या बता दिया मैंने, ठीक है। अब अपन जो अपनी बात पे थे उस पर आते हैं कि डीएनए के अंदर चार नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गवानीन। ये क्या है, ये कोड होते हैं, कोड। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने ABCD सीखी है, ABCD लेकर Z तक आपने सीखा, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ, उससे अपने को फायदा क्या हुआ कि ABCD अपने दिमाग में है, इसलिए अपने इंग्लिश की बुक पढ़ लेते हैं, ये अपने को फायदा हुआ ना। यानी जो नॉलेज आपके दिमाग में था ABCD का, उससे आपने आगे क्या किया, सूचनाओं का संग्रह किया। सूचनाएं बोले तो आपने बुक पढ़ के पूरे चैप्टर को आपने दिमाग में ले लिया। अगर आपके पास ABCD नहीं होती तो क्या आप इंग्लिश को पढ़ लेते या दिमाग में रख लेते, क्या उसको नहीं रख पाते, समझ गए। तो यहां पर जो डीएनए है इसमें जो कोड है, चार नाइट्रोजन क्षारक, एडेनिन, थाइमिन, गवानीन और साइटोसिन, ये काम क्या करते हैं, ये सूचनाओं का संग्रह करके रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं अगर आपको, दादा, दादा से कौन है, पिता, पिता से कौन है, अपन। अपन बोल दो, लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, समझ गए ना। अपन में मैं यहाँ अगर पुलिंग ले रहा हूं तो मतलब यहाँ भी पुलिंग ना, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अपन में अब क्या हुआ, दादाजी के अंदर जो डीएनए था, किसमें, दादाजी में, उस दादाजी के डीएनए में भी यही नाइट्रोजन क्षारक थे। अब दादाजी के डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक है, इनमें जो ये जो कोड है, इनमें जो सूचनाएं थी वो किस में ट्रांसफर हुई, पिताजी में। दादाजी ने दादी के साथ में
सेक्स इंटरकोर्स किया, उससे पिताजी पैदा हुए और पिताजी के अंदर क्या आया, दादाजी का डीएनए है वो सूचनाओं को लेकर आ गया। अब पिताजी में दादाजी का डीएनए आया कि नहीं आया, आया ना। अब पिताजी का जो डीएनए है उसमें भी सूचनाएं संग्रहित होगी, दादाजी वाले भी पिताजी में है, ध्यान में रखना है। फिर पिताजी ने मम्मी से शादी की, अपनाए, तो अपने में भी डीएनए और अपने डीएनए में भी यही चारों नाइट्रोजनी क्षारक। मेरे कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा जब घर वाले या अपने आसपास में बोलते हैं कि ये अपने दादा पर गया है, ये अपने नाना पर गया है, ये अपने चाचा पर गया है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पीछे पीढ़ी है, जैसे इसकी बात करूं मैं, ये प्रथम पीढ़ी हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। पहली पीढ़ी के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए में जो कोड हैं और इनमें जो सूचनाएं हैं वो किसी भी पीढ़ी में दिखाई दे सकती है। इसलिए बोला जाता कि उसकी नाक दादा पर गई है, उसके कान इस पर गए हैं, फैमिली के मेंबर का नाम लेते हैं। तो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो आनुवंशिक पदार्थ अपना जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या है, डीएनए, और डीएनए के अंदर चार क्या है, नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये चारों नाइट्रोजन क्षार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं और इनके अंदर जो सूचनाएं हैं वो भी जाती है आगे वाली पीढ़ियों में। इसीलिए जो लक्षण इस पीढ़ी में है वो कहीं ना कहीं आगे अगर प्रकट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, डीएनए वो आगे से आया है सूचनाओं को लेके। जरूरी नहीं है कि दादा से पिता में जब आया था तब दादा वाले सारे लक्षण यहां दिखा दिए, नहीं दिखाए, अगली पीढ़ी में दिखा दे, यानी पोते के अंदर सारे लक्षण आ जाए। दादा वाले अगर लक्षण पोते में आ रहे हैं मतलब क्या हुआ, पिता के अंदर वो सूचनाएं हैं वो दिखाई नहीं दी। जो कोड दादा से पिता में आए थे वो प्रकट नहीं हो पाए, पिता से जब बेटे में गए तब प्रकट हुए हैं। कहने का मतलब ये, तो मेरे कहने का मतलब यहां पर इतना समझाना नहीं था। अपन बात किसकी कर रहे थे, अगर कोई पूछे कोशिका क्या है तो आप क्या बोलोगे, कोशिका वह है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली हो, काम क्या करेगी, आइसोलेशन का, अलग करके रखती है कोशिका को बाकी सारे अंगों से। दूसरा उसमें क्या हो, न्यूक्लियस, केंद्रक। अगर बोला जाए कि न्यूक्लियस का काम सिर्फ और सिर्फ कितना है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ जो है उसको सुरक्षा देने का, उसको कवर करके रखने का। यानी कहने का मतलब एक गोला, उस गोले के अंदर एक बिंदु है, समझ गए ना, बिंदु क्या बना, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, उस बिंदु की सुरक्षा कौन करता है, एक गोला करता है और वो गोला क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक केवल का काम करेगा, कवरिंग का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा। किसकी कवरिंग का, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। अब जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, जिसमें चार नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये चार नाइट्रोजन क्षारक है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया सिलेबस में, यहां पर नहीं था ये, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि ये क्या है, आपको समझ में आए, बाकी डिटेल आगे करेंगे। तीसरी चीज क्या हो, राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करेंगे, प्रोटीन बनाने का काम करेंगे और अपनी बॉडी के सारे काम कौन करती है, प्रोटीन ही करती है। आप आगे एक बीमारी पढ़ोगे, कैंसर है, एड्स है, एड्स के अंदर आपको समझ में आएगा कि जो प्रोटीन है वो कैसे अपने लिए घातक हो सकता है, फायदा करता है तो नुकसान भी कर सकता है। तो कहने का मतलब तीन चीजें अपने दिमाग में आती है। अगर आपको कोई बोलता है कि सेल क्या है तो अपने दिमाग में तीन चीजें आई। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली हो, तो ऐसा अंग जिसमें क्या हो, कोशिका झिल्ली हो, ठीक है। दूसरा क्या दिमाग में आया, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तीसरा दिमाग में क्या आया, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो सेल या कोशिका अगर कोई बोले तो अपने दिमाग में तीन चीजें आती है। सबसे पहली चीज सेल मेम्ब्रेन हो, दूसरी चीज न्यूक्लियस केंद्रक हो, तीसरी चीज राइबोसोम हो। अगर ये तीनों चीजें हैं तो मतलब वो क्या है, कोशिका है। तो अब अगर कोई पूछे कोशिका क्या है तो घबराना नहीं है, उसको जवाब देना है उसी वक्त, क्या, सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो और राइबोसोम। अगर ये तीन चीजें हैं तो वो क्या है, कोशिका है। समझ गए। और भी बहुत होती हैं लेकिन ये तीन चीजें कंपलसरी होती है। अगर ये तीन चीजें नहीं तो वो कोशिका नहीं बोल सकते हो आप। समझ गए बात को। अब अगर अपन आगे बात करें, ये तो अपन ने बोला कि कोशिका क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें, जो कोशिका होती है
उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। एक बात ध्यान रखना, अगर लॉजी वर्ड कहीं भी आ जाए बायोलॉजी में, उसका मतलब होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, समझ गए? अब कुछ थ्योरियां आई, सेल के प्रकार भी पढ़ेंगे आगे अपन, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, जब सही है सब चीजें बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसका इतिहास अगर बताऊं, ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पहले एक भाई साहब आए, उन भाई साहब का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। क्या था? रॉबर्ट हुक सबसे पहले भाई साहब थे, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक जो थे, उनके पिता की फैक्ट्री थी वाइन की। किसकी? वाइन की। वाइन मतलब जो ड्रिंक करते हैं ना, बियर वगैरह, उनकी फैक्ट्री थी। तो 1665 में आए थे ये भाई साहब। अब इनके पिता के वाइन की फैक्ट्री थी, तो वहां पर कांच की बोतलें थी बहुत ज्यादा। उन कांच की बोतलों पर लकड़ी का ढकने के लिए ढक्कन इस्तेमाल होता था, जिसको क्या बोला जाता था? कॉर्क। क्या? कॉर्क। इन भाई साहब ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने, उस बोतल के ऊपर जो कॉर्क था उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा, और सूक्ष्मदर्शी में देख के इसको बोल दिया क्या उसने? कोशिका। क्योंकि ये जो कॉर्क था, इस कॉर्क की जब सूक्ष्मदर्शी में इसने संरचना देखी तो मधुमक्खी के छत्ते के समान इसको संरचना दिखाई दी, कोष्ठकों की जैसी, और इन्हीं कोष्ठकों को इसने क्या बोल दिया? कोशिका बोल दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोशिका वर्ड किसने दिया अगर मैं बात करूं? रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया कोशिका वर्ड? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सबसे समझने वाली मेन बात क्या है, ये जो कॉर्क होता है ये कैसी होती है? ये मर्द होता है, ठीक है ना। तो मर्द कोशिका के बारे में बताया इसने, तो किसने? रॉबर्ट हुक ने। 1665 में आया। कौन आया? रॉबर्ट हुक भाई साहब आए, और रॉबर्ट हुक के पिता के वाइन की शॉप थी, वहां से एक बोतल उठा लाए, बोतल के ऊपर जो ढक्कन था उसको देख लिया, देखने में मधुमक्खी छत्ते से लगा, और उसको बोल दिया क्या? ये कोशिका है। ये तो कोशिका वर्ड किसने दिया सबसे पहले? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने दिया। लेकिन ये कॉर्क क्या था? मरा हुआ था, तो मर्द कोशिका का बोला था इसने, तो समझ गए। उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने बोल दिया, कोशिका वर्ड दे दिया, ठीक है, मर्द कोशिका का बताया, लेकिन समझ गए। उसके बाद में कौन आए? 1676 में एक भाई साहब और आए, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन भाई साहब ने जीवित कोशिका के बारे में बताया, ये आपको याद रखना है। तो जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में बताया, समझ गए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अपने यहाँ पर दो बातें समझी। सबसे पहले 1665 में कौन भाई साहब आए? रॉबर्ट हुक आए, इनके पिता के वाइन की शॉप थी, वहां से एक बोतल उठा लाए, उस बोतल के ऊपर जो लकड़ी का कॉर्क था, उस कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी में देखा तो मधुमक्खी के छत्ते से समान कोष्ठक दिखाई दिए। उन्हीं कोष्ठकों को कोशिका नाम दे दिया किस भाई साहब ने? रॉबर्ट हुक ने, कि यही कोशिका है। लेकिन ये मरे हुए थे कॉर्क, तो मरी हुई कोशिका के बारे में बताया इसने, मर्द कोशिका के बारे में बताया। लेकिन बताया किसने सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने बताया, समझ गए। वर्ड भी किसने दिया? कोशिका, रॉबर्ट हुक ने दिया। फिर कौन भाई साहब आए? 1617 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए, और इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया। तो ये तो दो भाई साहब थे जिन्होंने कोशिका के बारे में बता दिया। अब कोशिका आ गई है अपने पास में, अब अपन पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। अगर बात करें सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत जब अपन पढ़ते हैं तब अपने पास में दो चाचा और आते हैं। वो चाचा कौन थे? एक था जूलॉजिस्ट यानी जंतुओं का अध्ययन करने वाला, और एक था बॉटनिस्ट यानी एक तो प्राणी विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, दूसरा था वनस्पति विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था। समझ गए बात को। अब दोनों भाई साहब कब कब आए थे? 1838 में आया था सबसे पहले। वो कौन आया था? और एक आया था 1839 के अंदर। दो भाई साहब आए। तो पहला भाई साहब कौन था जो 1838 के अंदर आया था?
स्लाइडेन। कौन था? स्लाइडेन। और दूसरा कौन था? स्वान। दो वर्ड आपको याद रखने हैं, स्वान और स्लाइडेन। स्वान क्या था? जंतुओं पर अध्ययन करने वाला, और स्लाइडेन पादपों पर अध्ययन करने वाला। यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन था? सॉरी, वनस्पति विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता कौन था? स्लाइडेन। जबकि जो प्राणी शास्त्र था उसका कौन था? स्वान। स्वान जंतुओं पर अध्ययन करता था, स्लाइडेन पादपों पर अध्ययन करता था। स्लाइडेन आया 1838 में, उसके दूसरे साल ही कौन आ गया? स्वान आ गया। अब हुआ क्या था? जो स्लाइडेन था, इन्होंने पादपों का अध्ययन किया, तब इन्होंने एक ही चीज देखी कि जितने भी पादप हैं वो कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी स्लाइडेन ने बोला कि जितने भी पादप हैं वो क्या है? सजीव है, क्योंकि जितने भी पादप हैं उनमें जो कोशिका है या तो वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। फिर दूसरे साल 1839 में कौन आया? स्वान आया। स्वान भाई साहब ने भी ये बोला कि जितने भी जंतु हैं वो या तो कोशिका से मिलकर बने होते हैं या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए थे। तो दोनों भाई साहब ने एक ही लाइन बोली। वो लाइन क्या थी? सभी सजीव, अब सजीव में पादप और जंतु, ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहली बात, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। तो सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत में एक बात बोली गई, सभी सजीव पादप या जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। स्लाइडेन और स्वान दोनों ने एक ही बात बोली। स्लाइडेन था पादपों पर अध्ययन करने वाला, स्वान था जंतुओं पर अध्ययन करने वाला। तो इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दे दिया, लेकिन ये दोनों एक बात नहीं बता पाए कि आप कहते रहे हो कोशिका से या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने। कोशिका कहां से आई, नई कोशिका कहां से आई, इस बारे में इन दोनों को ज्ञान नहीं था। यानी दोनों ने एक लोचा कर दिया। वो लोचा क्या था कि नई कोशिका कहां से आई, दोनों ही नहीं बता पाए इस बात को। तब एक तीसरे भाई साहब आए और उन तीसरे भाई साहब का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चोव। क्या था? रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव भाई साहब आए इन दोनों के बाद में। सन कौन से में आए थे वो? 1855 में। तो रुडोल्फ विर्चोव 1855 में आए और इन्होंने बोला कि जो नई कोशिका है उसकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। एक लाइन बोल दी इन्होंने, वो लाइन क्या थी कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। अब जो ये बात बोली रुडोल्फ विर्चोव ने कि नई कोशिका की उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से, यानी पहले से जो विद्यमान है कोशिका उससे आगे नई कोशिका बनती है। ये बात किसने बोली? रुडोल्फ विर्चोव ने बोली 1855 में, जो ये दोनों नहीं बता पाए थे। इसलिए कोशिका सिद्धांत जो था वो तो क्या था? स्वान और स्लाइडेन ने दिया, ठीक है। और इन दोनों ने क्या बोला कि जो भी सजीव है पादप या जंतु या तो कोशिकाओं से बने होते हैं या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये दोनों एक बात स्पष्ट नहीं कर पाए। वो बात क्या थी कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, कहां से होती है, नहीं समझा पाए। इसलिए तीसरे भाई साहब आए रुडोल्फ विर्चोव और उन्होंने ये बताया 1855 में कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण जो पहले से उपस्थित कोशिका है उससे होता है। और इसको एक वर्ड दे दिया इंग्लिश में जो आपको याद रखना है। वो वर्ड क्या है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये बहुत बार आ चुका है पीएमटी की एग्जाम में कि ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में किसने बताया? 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने बताया, जो सेल थ्योरी का ही पार्ट था। यानी सेल थ्योरी का परिवर्तित रूप था जिसमें ये दोनों बातें आप काउंट करोगे। पहली, सभी सजीव कोशिकाओं या उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होती है। इस प्रकार सेल थ्योरी के बारे में बताया। समझ में आ गई बात? फिर एक भाई साहब का नाम आपको याद रखना है और वो क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में बताया था।
किसके बारे में? न्यूक्लियस या केंद्र के बारे में बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन को आपको अलग से याद रखना कि रॉबर्ट जो ब्राउन था वो केंद्र के बारे में इसने बताया था। अब आज अपन ने जो बात करी है वो अपन ने बात करी है अपने सेल का जो बेसिक था उसकी चैप्टर में स्टार्ट कर चुका हूँ। एक बात को आपको बताना चाहूँगा मैं कि आपकी जो 11th क्लास की बुक है अभी जो फिलहाल है उस बुक में 45 चैप्टर जो आपके कोई काम के नहीं है, ठीक है ना। काम के कैसे नहीं है? आगे जब आप 12th पास करोगे तो जो नीट का सिलेबस है या कोई और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर इस किताब का कोई रोल नहीं है। आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है क्योंकि 11th क्लास है। 11th क्लास में जितना आप अपना बेसिक मजबूत कर सकते हो उतना ही फायदा आपको कंपटीशन में होगा। और अगर आप पीएमटी की तैयारी करते हो या नीट जिसको बोलते हैं उसकी तैयारी करते हो उसमें फायदा होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 11th क्लास आपके हाथ में है, समझ गए ना बात को। क्योंकि पिछले साल अखबार में आया था, ये न्यूज़पेपर में आया था कि जो 9th और 11th की बुक है वापस एनसीईआरटी आ रही है, यानी इस साल आने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से सारा कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। तो बुक तो आएगी, एनसीईआरटी कन्फर्म है। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा नीट लेवल पे चल रहा है अपना। मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा नहीं और नीट के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कवर होते जाएंगे। जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसको पूछना है, जो भी समझा रहा हूँ उसको नोट करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि नोट्स में ऐसे नहीं दिया जाएगा आपको। अगर नोट्स लिखवाते हैं या मिलते हैं तो जैसे बुक होती है वैसे मिलेंगे आपको, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, उसको याद करना है आपको। समझ गए बात को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आज अपन ने क्या बात करी? आज मैंने आपको बताया सबसे पहले कि लिविंग या नॉन लिविंग उसमें कोशिका होती है। मैंने कोशिका के बारे में बताया, कोशिका आप किस चीज़ को बोलोगे उसको मैंने समझाया। फिर मैंने बताया कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको, उसके डिस्कस किया। आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कोशिका जो है उससे प्रकार प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की चर्चा अपन आगे करेंगे। जो भी रोज काम हो रहा है, थोड़ा बहुत काम होगा उसको रोज करते जाना है। समझ गए बात को? थैंक यू।